नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अमेरिकी महाद्वीपों जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीप आते हैं, इनके इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अमेरिकी महाद्वीपों के इतिहास का अध्ययन सामान्यतः 2 या 3 चरणों में करते हैं। 2 चरणों में बोलें तो प्री कोलंबियन पीरियड और पोस्ट कोलंबियन पीरियड। 3 चरणों में बोलें तो प्री कोलंबियन पीरियड, फिर कॉलोनियल पीरियड और फिर आफ्टर डीकोलोनाइजेशन का जो पीरियड है उसको हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए थे, तो इन वीडियोस को आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से पहले अमेरिकी महाद्वीप में जो जो आबादी रहती थी, जो सभ्यताएं यहाँ पे पनप रही थी, पहले डिक्लाइन हो चुकी थी या यहाँ पे फ्लोरिश हो रही थी उस दौर में, उनको तो हम कहते हैं प्री कोलंबियन पीरियड। यहाँ पे माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, इनका सभ्यता और ऐसी कई सभ्यताएं रही थी। दर्जनों की संख्या में उनके नंबर हैं। तो ये तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा अमेरिका, और इसको हम जानते हैं कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका या यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, कि कैसे यूरोपियन देशों ने क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा के बाद यहाँ पे यूरोप से आके अपने डेरे जमाने शुरू कर दिए। यहाँ पे पहले एक्सप्लोर किया और फिर यहाँ पर जो लोकल यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी उसको अपना गुलाम बना लिया और यहाँ पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली, अपना उपनिवेशवाद इस्टेब्लिश कर लिया। इसमें कई बड़ी बड़ी जो कॉलोनियल ताकतें थी, जिसमें स्पेनिश जो कॉलोनियल ताकत थी वो सबसे पहले थी, क्योंकि स्पेन से ही आया था जो क्रिस्टोफर कोलंबस है। तो उसी स्पेनिश कॉलोनी की यहाँ पे मेनली बात होगी आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे तो स्पेनिश लोगों ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली, पुर्तगालियों ने यहाँ ब्राजील वाले क्षेत्र में, फिर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, डच, इन सभी ने अपनी अपनी कॉलोनीज यहाँ पे स्थापित की। इसको उपनिवेशवाद का पीरियड कहा जाता है अमेरिका में। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ, कैसे इन सभी कॉलोनीज ने अपनी आज़ादी हासिल करी अलग अलग। मैं ये चीज़ें भी आपको इस वीडियो में बढ़ा चुका हूँ, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था। तो अब हम थोड़ा इस वीडियो की डिटेल में जाएंगे कि कैसे कैसे किन किन देशों को, जो ताकतवर देश हैं यहाँ पे आज के समय अमेरिका में, जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां हुई यहाँ पे, रिवॉल्यूशंस हुए, उनका हम अध्ययन करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आज़ादी मिली अमेरिकी वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन में, तो वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब हम मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। ये जो देश है आपको नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से में दिखता है, इसको मैक्सिको कहा जाता है। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। अमेरिका के दक्षिण हिस्से में, नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण हिस्से में पड़ता है। तो इस मैक्सिको देश ने कैसे अपनी आज़ादी की जंग लड़ी, इसको कहा जाता है द मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये स्पेन का गुलाम था, स्पेन की कॉलोनी था, तो इसने कैसे स्पेन से अपनी आज़ादी हासिल करी, उसमें कौन कौन से इवेंट हुए, उसके पीछे के कारण क्या थे और उसके रिजल्ट क्या निकले, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ। तो ये मैप में आप देख सकते हैं मैक्सिको कहाँ है आज के समय। इसके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको पड़ता है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच से गुजरता है। और आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये सब चीजें मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा रिविजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटली का रहने वाला जहाजी एक्सप्लोरर था, उसने क्या है कि स्पेन से अपनी यात्रा को फंड करवाया था, पैसा लिया था और एक एक्सप्लोरेशन किया था। वो जाना चाहता था एशिया, लेकिन पहुंच गया अमेरिकी महाद्वीपों पे, कैरेबियन आइलैंड्स पे पहुंच गया, बहमास में पहुंच गया। तो उसने जब यात्रा करी 1492 से 1503 के बीच में, 1504 के बीच में कई बार लिखा जाता है, तो 4 यात्राएं करी और उसने जाके क्या बताया अमेरिका में, स्पेन में, कि यहाँ पे एक ऐसी ऐसी जगह मैंने ढूंढ ली है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं और काफ़ी वनरेबल हैं, उनको हम इजीली सब्जुगेट कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। तो फिर उसके बाद स्पेनिश लोग जो हैं वो यहाँ पे आने लग गए। पहले ट्रेड के मकसद से आए और उसके बाद इनको कोलोनाइज करने के मकसद से आने लग गए। तो यहाँ पे एक बड़ा किंगडम हुआ करता था, एज़टेक एम्पायर, जिसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं और यहाँ पे मैक्सिको है। तो इस मैक्सिको वाले क्षेत्र की हम मेनली बात करेंगे तो यहाँ पे एज़टेक एम्पायर था। एज़टेक एम्पायर, जिसका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एज़टेक एम्पायर हुआ करता था। इसको मैक्सिका भी कह दिया जाता है कई बार। तो इस एज़टेक एम्पायर को हराने के लिए मुहिम चलाई थी इन्होंने 1519 से लेकर 1521 के बीच में। तो 1521 में जब एज़टेक एम्पायर को पूरी तरह से हरा दिया, तब जो है मैक्सिको इनकी कॉलोनी बन गया था। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस रॉयल्टी ऑफ न्यू स्पेन स्टैब्लिश करी गई और दोनों महाद्वीपों में
जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और जो बीच का जो हिस्सा है सेंट्रल अमेरिका जिसको कह दिया जाता है, कैरिबियन वाला क्षेत्र जिसको कह दिया जाता है, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग वॉइस रॉयल्टी स्टैब्लिश करी। मतलब एक नया स्पेन स्टैब्लिश हो गया, जिसके मैं आपको मैप में दिखा भी चुका हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको भी अपने कंट्रोल में लिया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताएं थी, इसको भी अपने क्षेत्र में ले लिया, इसको भी अपने क्षेत्र में ले लिया। यहाँ पे इनका सभ्यता थी, यहाँ पे माया सभ्यता थी, यहाँ पे एस्टेक था। तो सबको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेके यहाँ पे अपनी जो वॉइस रॉयल्टीज हैं उनको स्टैब्लिश कर लिया। और स्पेनिश एम्पायर, जो कि स्पेन कंट्री तो यहाँ पे था यूरोप में, लेकिन उसने कई जगहों पे अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करी। ये अमेरिकाज में और ये आपको पैसिफिक में देखने को मिलती हैं, एशिया में देखने को मिलती हैं। हमारे जो ईस्ट में पड़ता है हिस्सा वहाँ पे पड़ती हैं। तो ये अपने पीक पे था 18th सेंचुरी के मिड पीरियड में, तब स्पेनिश एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था। ये स्पेनिश एम्पायर अब डिक्लाइन भी करेगा, उसकी बात हम करेंगे कैसे होगा। तो ये अमेरिकी महाद्वीप में आप देख लीजिए, इनकी कॉलोनीज जो ब्लू कलर में दिख रही हैं ये थी। अब क्या होता है कि स्पेनिश कॉलोनीज अमेरिका में कब कब स्टैब्लिश हुई, धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होती जा रही थी। और उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया जब ये स्पेन की जो कॉलोनीज थी अमेरिकी महाद्वीप में, ये अपनी आज़ादी चाहती है। कोई भी नागरिक जो किसी दूसरे मुल्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे कभी ना कभी तो एक आज़ादी की मुहिम चलती है। तो यहाँ पे भी मुहिम चली, और वो मुहिम कब चली, जब स्पेन कमज़ोर हो गया। जब एक ऐसा दौर आया जब यूरोपियंस जो है वो आपस में ही लड़ रहे थे और लड़ झगड़ के कमज़ोर हो रहे थे, और कमज़ोर हो रहे थे तो उसका फ़ायदा इनकी कॉलोनीज़ ने कहीं ना कहीं उठाया। सभी यूरोपियंस की जो कॉलोनीज थी, चाहे वो फ्रांस की कॉलोनी हो, चाहे वो ब्रिटेन की कॉलोनी हो, चाहे वो स्पेन की कॉलोनीज हो, उन सभी कॉलोनीज़ के नागरिकों ने सोचा कि अब हमारा समय आ गया है कि हमें भी आज़ादी मिले। तो कॉमन लोग जो थे न्यू स्पेन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इनकी कॉलोनीज़ की बात कर रहा हूँ अमेरिकी महाद्वीपों में। तो उन्होंने सबने ये सोचा कि उनकी वॉइस रॉयल्टीज जो थी, उन्होंने भी सोचा कि हमें जो है यहाँ पे खुद का रूल इस्टेब्लिश करने का मौका मिल जाएगा, स्पेन के राजा की हमें नहीं सुननी पड़ेगी। यहाँ के कॉमन लोग थे वो भी ये सोच रहे थे कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो नीतियाँ हैं वो हमारे देश के अंदर ही बने, ना कि स्पेन से चलें, वो यूरोप से बन के तैयार होके आए। तो ये लोग सभी अपनी आज़ादी चाहते थे। अब उसी दौर में क्या है कि फ्रांस ने स्पेन के ऊपर कंट्रोल कर लिया था पेनिनसुलर वॉर के दौरान, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। तो बेसिकली फ्रांस ने जब स्पेन को अपने कंट्रोल में कर लिया तो स्पेन का दबदबा तो खत्म हो गया, यूरोप में ही उसका दबदबा खत्म हो गया, तो वो अपनी कॉलोनीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। ये ऐसा दौर था जब स्पेन अपनी कॉलोनीज को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो एक ऐसे वॉर शुरू हो गए, और सिर्फ मैक्सिको में ही नहीं बल्कि जितनी भी इनकी कॉलोनीज थी वहां पे धीरे धीरे वॉर शुरू हो गए। ये चीज मैक्सिको में हुई 16 सितंबर 1810 को स्टार्ट। और ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, ये जो लड़ाई थी आज़ादी की, ये पॉलिटिकल प्रोसेस भी था और एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी था। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट इसमें हुए, जिसमें मैक्सिको के जो लोग थे वो स्पेनिश अथॉरिटीज से उनकी कॉलोनियल आर्मी के साथ भिड़ गए, और उन्होंने अंततः जो है 1825 आते आते, और कई जगह आपको 1821 दिखेगा, लेकिन कंप्लीट आज़ादी अगर आप फुल आज़ादी की बात करें तो 1825 में उनको एक पूरी डोमिनेंट आज़ादी मिली है। कोई किसी तरीके का उनके पास कोई स्टेटस ऐसा रहा नहीं। तो 1810 से 1821 के बीच में मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला है। फिर एक और युद्ध हुआ था अंत में 1824-25 में, तब इनको एकदम कंप्लीट आज़ादी मिल गई। और एक बात और देखें, एक लंबा प्रोसीजर चला है। देखिए 1810 से अगर 21 के बाद 20 की भी बात करें तो 10-11 साल का ये समय लगा है। तो इसमें एक सिंगल कोहेरेंट इवेंट नहीं था कि एक इवेंट था, एक लड़ाई शुरू हुई और वो लड़ाई तब तक चलती रही जब तक इनको आज़ादी नहीं मिली। नहीं, कई सारे छोटे मोटे इवेंट शुरू हुए थे। शुरुआत में कुछ लोकल और रीजनल स्ट्रगल शुरू हुए थे, कुछ ऐसे पीजेंट मूवमेंट चले थे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनको चीज़ें ऐसे लगी। कभी इनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आई कि अब हम आज़ाद हो सकते हैं, कभी इनको लगा कि इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते चले गए, अपने अपने इंटरेस्टेड्स को लेकर जुड़ते चले गए, और अपने अपने कारणों की वजह से ये क्रांति जो है वो बड़ी हो गई। और फिर उसके बाद ये क्रांति अंत में इस मुहिम पे पहुंची कि मैक्सिको आज़ाद हुआ। इस मोमेंट को, इस इंडिपेंडेंस के वॉर को किसने लीड किया? कई लोग थे, उसमें अलग अलग समूहों के लोग थे। स्पेनियर्ड तो थे ही, देखिए स्पेनिश ओरिजिन के वो लोग जो कि यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। ऑटोनॉमी से ज़्यादा उनको चाहिए था कि अब स्पेन हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे, हम खुद ही हमारा यहाँ पे एम्पायर चला लें, खुद ही हमारा किंगडम यहाँ पे चला लें। ऐसे वॉइसरॉय यहाँ पे थे। मेजिटोस वो लोग थे जो कि ऐसे थे, यहाँ के जो लोग थे मैक्सिको ओरिजिन के साथ लोग थे, और उनके साथ जो यूरोप से जो लोग आए थे वो जुड़ गए थे। और
दोनों के जो वंशज थे, मैक्सिको के और यूरोपियन वंशज जो थे, उनके दोनों के डिसेंडेंट जो थे उनको मैक्सिकोज कहा जाता है, जैम्बोस कहा जाता है, अमेरिकी इंडियंस कहा जाता है। अमेरिकी इंडियंस जो अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव्स थे, इन सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास करके ही इस आज़ादी में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। शुरुआत में कुछ पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए, कुछ ऐसे रिबेलियंस हुए, और उसके बाद आगे चल के जो है ये सभी लोग जो है वो आपस में जुड़ गए, अलायंस बन गई, लिबरल और कंजर्वेटिव्स के बीच में भी अलायंसेस बन गए, समझौते हो गए। उन्होंने सोचा कि फाइनली हम ये करते हैं कि हमारे इस देश को आज़ाद कराते हैं, स्पेन को जो है यहाँ से भगाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें हमारे देश को कैसे चलाना है। ये चीज़ है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है एक नया किंगडम, मैक्सिकन किंगडम स्टैब्लिश होगा। यहाँ पे वो कैसे होगा उसकी बात करेंगे। थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं मैक्सिको की, मैक्सिको में क्या कुछ पहले इतिहास में हुआ है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ की जो एक क्रांति है वो कैसे हुई होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में भी जान लेना जरूरी रहता है, तभी आप समझ पाएंगे इस देश के एक इतिहास को। ठीक है, तो एज़टेक एम्पायर वगैरह मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लासिकल माया एम्पायर भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे जो टिलोटिलकुआन सिविलाइजेशन हुआ उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिको में क्या क्या हुआ उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैक्सिको में आप देखते हैं कि 250 से 900 के बीच में, 900 एडी के बीच में क्लासिकल माया जो सिटी थी, माया सभ्यता की जो सिटीज थी वो स्टेब्लिश हो गई थी। देखिए माया सभ्यता ये थी, और माया सभ्यता के दो पीरियड माने जाते हैं। एक तो क्लासिकल साइट्स जो हैं वो इस क्षेत्र में दिखती हैं, जहां पे आपको मेनली मैक्सिको वाला क्षेत्र दिखेगा, और पोस्ट क्लासिकल साइट्स जो हैं वो इस क्षेत्र में दिखेंगी, जो मेन माया सभ्यता का रीजन था, जहां पे डोमिनेटिंग थी माया सभ्यता, जहाँ पे जिस माया सभ्यता को हम पढ़ते हैं उसके कैलेंडर की वजह से, उनके रिलीजियस व्यूज की वजह से, वो माया सभ्यता जो है जिसको हम पढ़ चुके हैं वो है ये माया सभ्यता। तो ये माया सभ्यता थी इस समय पे, और फिर ये थोड़ी सी मिस्टीरियसली कोलैप्स कर गई। उसके बाद इसका रिवाइटलाइजेशन भी होगा आगे चल के, उसकी हम बात करेंगे। तो उस दौर में ये था 250 से 900 के बीच में। उसी दौरान 500 के आसपास के समय पे टियोटिलकुआन सिविलाइजेशन भी थी। यहाँ पे एक सिटी स्टेट था, वो काफी बड़ा था, हालांकि वो भी मिस्टीरियस है, काफी चीजें उसके बारे में नहीं जानते। उनके बारे में जो हमें चीजें मिलती हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू ही मिलती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये था। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात आती है जो समय था तकरीबन 6 से 7वीं सेंचुरी का। 6th और 7th सेंचुरी में यहाँ पे नए लोग आए, नॉर्थ से कुछ लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए, और उनको नाहुआटाल लैंग्वेज के लोग कहा जाता है, नाहुआटाल लैंग्वेज ये बोलते थे। यही लोग आगे चल के एज़टेक सभ्यता का निर्माण भी करते हैं। तो ये लोग आने शुरू हो गए थे, और 800 से 1000 के बीच में टोलटेक कल्चर जो है वो यहाँ पे फ्लोरिश हो रहा था। ये फ्लोरिश 1000 के बाद धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गया, और इसी जगह पे आगे चल के एज़टेक एम्पायर बना। तो ये 1000 के आसपास का समय था। फिर 1000 से 16वीं शताब्दी के बीच में माया सभ्यता जो है वो भी रिवाइवल हुई, रिवाइटलाइजेशन हुआ उसका, तो वो भी चल रही थी, लेकिन वो थोड़ी साउथ में चल रही थी, मैक्सिको के साउथ में चल रही थी। ये जो युकाटन पेनिनसुला है वहां पे चल रही थी, मैं आपको दिखा चुका हूँ ना मैप में, ये वाले क्षेत्र में चल रही थी, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में चल रही थी। और जो आखिरी बड़ी इंडिजीनियस सिविलाइजेशन थी मैक्सिको की, वो थी एज़टेक सभ्यता या एज़टेक एम्पायर, जो कि 1428 से 1521 के बीच में उसका मैच्योर पीरियड था। 1521 में जब उसको हरा दिया इन स्पेनिश कॉन्क्विस्टडर्स ने, स्पेनिश लड़ाकों ने, तब वो सभ्यता खत्म हो गई। तो ये मैक्सिका इसको कहा जाता था या एज़टेक एम्पायर कहा जाता था, अपने पीक पे थी 1519 में, और 1521 में इसकी समाप्ति हो गई। किसने समाप्ति करी? हर्नर कार्टेस नाम का एक व्यक्ति था जो कि स्पेनिश था, और ये इनको हराने के लिए आया था। इसने दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी 1519 में और 1521 में, और 1521 में इसने टिल्टान जो मॉडर्न डे मैक्सिको सिटी है वो उनकी राजधानी हुआ करती थी, उसको कैप्चर कर लिया, और इन लोगों को फोर्सफुली लेबर में कन्वर्ट कर दिया। इनके जो लॉयल थे उनको भी मार दिया, और ये इनको स्लेव बना लिया, और मैक्सिको जो है वो इनका गुलाम बन गया, इनकी कॉलोनी बन गया। तो 1521 से 1820 के दौर में मैक्सिको जो है वो न्यू स्पेन की वॉइस रॉयल्टी में था, यानी स्पेन की कॉलोनी थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इनकी पूरी जो टाइमलाइन है स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट होने तक की वो समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ उसकी हम बात करेंगे। कॉलोनी बन गया है मैक्सिको, तो अब उनको आज़ादी हासिल क्यों करनी है? अब आज़ादी हासिल करने का एक सिंपल कारण है कि हर कोई आज़ाद होना चाहता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण तो होते हैं, कॉजेस तो होते हैं
क्या क्या कॉजेज है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की जो इकोनॉमी थी, जो यहाँ पे मैक्सिकन लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता था स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो वेल्थ यहाँ पे जनरेट होती थी, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे मैक्सिको में, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता था और वो सारी जो वेल्थ थी वो स्पेन भेज दी जाती थी। इस बात से मैक्सिको के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और एक्सप्लॉयटेड फील करते थे, तो इसलिए उनको आज़ादी चाहिए थी। सोशल इनइक्वालिटी थी, यहाँ की जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उसको इन्होंने दबा दिया था और अपना जो सोशल हायरार्की का जो सिस्टम था, रिजिड सिस्टम था, उसको यहाँ पे इम्पोज कर दिया था। और क्रियोलोस जो हैं, क्रियोलोस वो लोग थे जो कि स्पेनिश डिसेंडेंट के थे, स्पेन में बोर्न हुए थे, स्पेनिश लोग थे, उनको ये सबसे ऊपर मानते थे। और जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग थे, मेटिजो पॉपुलेशन जो लोग थी, जो यहाँ पे पैदा हुए थे, इनकी लोकल पॉपुलेशन के साथ जुड़ गए थे, उनको ये बॉटम लाइन में मानते थे। तो इंडिजिनियस लोगों को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर दिखाना, एक ऐसा हायरार्की सिस्टम बनाने की वजह से लोग जो हैं और ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को तकलीफ में फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, और इसकी वजह से कई सारी इनइक्वालिटीज इनके बीच में क्रिएट हुई और टेंशंस भी क्रिएट हुई। पॉलिटिकल रिप्रेशन तो होता ही है। आप जानते हैं कि किसी भी कॉलोनी में, किसी भी उपनिवेश में जो उपनिवेशिक ताकत है जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, वो सारा कंट्रोल रखती है और यहाँ के लोगों को पावरलेस फील कराया जाता है। और पावरलेस होने की वजह से उनके पास लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। वहाँ का मीडिया जो होता है, वहाँ की जो बुक्स जो होती हैं, उनको सेंसर किया जाता है। उनके लोगों के साथ मतलब उनके बेसिक राइट्स उनके पास नहीं होते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा था। और उसी दौर में आप जानते हैं कुछ बड़े रिवॉल्यूशन हुए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उससे बाद अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ। तो इन वजह से और साथ में कई बड़े फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ हैं वो यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप से घूमते घूमते वो अमेरिका में भी पहुंचे। तो इन इनलाइटन आइडियाज़ ने, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात होती थी, डेमोक्रेसी की बात होती थी, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात होती थी, ये जो आइडियाज़ जब अमेरिकी महाद्वीप में भी पहुंचे, मैक्सिको में भी पहुंचे, तो यहाँ के लोग भी उन आइडियाज़ को परस्यू करने लग गए और वो आइडियाज़ उनको काफ़ी अपील करने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेनिश रूल की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया यहाँ पे और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो ये कई सारे कारण थे। उसके बाद नेपोलियनिक वॉर भी हुए और इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेपोलियनिक वॉर क्या थे कि नेपोलियन ने जो यूरोप के अंदर वॉर किए और यूरोप के अंदर डी-एस्टैब्लिशमेंट किया, यूरोप की ताकतों को कमजोर कर दिया, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो प्रुशिया हो या फिर पुर्तगाल हो, इन सभी को उसने कमजोर कर दिया। और कमजोर करने से क्या हुआ कि इन सभी साम्राज्यों की जो कॉलोनीज थी, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास मौका है कि एक कमजोर उपनिवेशिक ताकत से हम अपने आप को आजाद करा सकते हैं। और नेपोलियन बोनापार्टे ने तो स्पेन को तो पूरी तरह से एक बार अनेक्स कर लिया था, हरा दिया था और अपने भाई जोसेफ को वहां के थ्रोन पे बिठा दिया था, राजा को हरा के। तो इसलिए से क्या होता है कि स्पेनिश जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन करने लगे लोग और कहा कि अब स्पेन यूरोप में ही नहीं रहा तो हमारे यहाँ पे कहाँ है कि उसकी अथॉरिटी। तो ये चीज होने लगी। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक इवेंट है बेसिकली कॉज के साथ साथ। उसके अलावा जो क्रियोलोट एलाइट थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, स्पेनिश डिसेंडेंट वाले, वो भी जो है अपनी सत्ता को ऐसे रखना चाहते थे कि स्पेन का दबदबा उनके ऊपर ना रहे। यहाँ के जो वॉइस रॉय थे, यहाँ के जो एलाइट थे, वो चाहते थे कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर ले मैक्सिको में और उसको वो रूल करें, ना कि स्पेन से वो रूल हो। तो इसलिए उन्होंने भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि स्पेन कमजोर हो रहा है, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से स्पेनिश जो रूल है मैक्सिको में और पूरे महाद्वीप में भी वो धीरे धीरे करके खत्म हुआ। ये सब चीजें हुई। तो यही वो बेसिक रूल थे। हालांकि स्पेनिश रूल को शुरुआत से ही कुछ ना कुछ चैलेंज तो मिल ही रहे थे। यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, नेटिव पॉपुलेशन थी, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, परेशान करेंगे तो उनके खिलाफ आंदोलन तो होंगे ही, मूवमेंट तो चलाए जाएंगे, छोटी मोटी झड़प तो होंगी ही। लेकिन वो लोग जो इंडिजिनियस लोग थे अमेरिकी महाद्वीप के, वो इतने ताकतवर थे नहीं कि वो स्पेनिश आर्मी के सामने टिक पाए। इसलिए पहले कोई बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ और छोटे मोटे जो वॉर हुए, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हुई, उनको दबा दिया गया। लेकिन बाद में जो चीजें हैं वो थोड़ी बदल गई। बदली कब? जब स्पेन कमजोर हो गया और यहाँ के लोगों के पास धीरे धीरे ताकत आ गई और वो सीख गई चीजें कि इनसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। और उस दौर में आगे 18 सेंचुरी में, 18-19 सेंचुरी में एक एज ऑफ रिवॉल्यूशन का दौर भी चला। एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्रांतियों की
एक एज शुरू हुई। क्रांतियां कौन कौन सी हुई? यहाँ पे अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अमेरिकी रिवॉल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, कि बेसिकली 1776 से 1783 के बीच में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो बने थे आगे चल के, जॉर्ज वॉशिंगटन, वो पहले एक मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने अपनी एक फौज बना के एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटेन की आप जानते हैं कि अमेरिका में कॉलोनीज थी। ये 13 कॉलोनीज थी। इन 13 कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये लड़ाई जो है, इसी को अमेरिकी वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। और अमेरिकी महाद्वीपों में अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो आजाद होने वाला पहला देश बना। और इस आजादी की लड़ाई में ब्रिटेन के खिलाफ जाकर स्पेन और फ्रांस के अंपायर ने यहाँ की जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी, यहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको सपोर्ट किया और ब्रिटेन को हराने में उन रिवॉल्यूशनरीज की मदद करी। तो इन्होंने जब ये सब किया, तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर एक देश तो आजाद हो गया, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसकी वजह से बाकी महाद्वीप के जो कॉलोनीज वाले क्षेत्र थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने सोचा कि हम भी आजाद हो सकते हैं, हमें भी एक लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम भी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो कोई भी हो, हम सबके खिलाफ रिवॉल्यूशन लड़ेंगे, क्रांतियां करेंगे और हम भी आजाद होंगे। तो धीरे धीरे ऐसी मुहिम सब जगह चल रही थी, क्योंकि एक जगह जब एक क्रांति होती है तो उससे क्या है कि बाकी क्षेत्र भी काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। और अमेरिका जो देश है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने भी इन देशों को मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया कि आप अपनी आजादी हासिल कीजिए और इन उपनिवेशिक ताकतों को यहां से भगाइए। एक चीज तो ये हुई। एक दूसरी तरफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैं आपको समय बता देता हूँ, वीडियो तो मैं इस पे बना भी चुका हूं। तो ये क्या हुआ था कि 1789 से 1799 के बीच में एक क्रांति होती है फ्रांस में। इसको फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ का जो राजा था लुई 16, उसकी हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई थी, एक आंदोलन शुरू हुआ था। उसकी एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज करने के लिए लोगों ने एक यहाँ पे क्रांति शुरू करी थी। और उस क्रांति में होते होते क्या हुआ कि सबसे पहले तो राजा को हटाया गया, राजा को सूली तक चढ़ाया गया। उसके बाद कुछ समय के लिए एक पार्शियल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। धीरे धीरे चीजें बदलती गई, अलग अलग तरीके की सरकारें बनी। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने आके क्या किया, 1800 यहाँ तक चीजें सही चल रही थी और 1803 में नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। तो पहले एम्पररशिप से चल रही थी, मोनार्की से चल रही थी, और मोनार्की ही वापस स्टैब्लिश हो गई, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो भले ही जहां से शुरू हुआ था वहीं पर पहुंच गया, लेकिन उसके आइडियाज जो थे, उसमें जो जो चीजें हुई, उसने दुनिया को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। वो मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं, वहां पे जाके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे का जो है राइज होता है और वो बहुत ताकतवर मिलिट्री लीडर के तौर पे राइज होता है। नेपोलियन बोनापार्टे माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे ताकतवर मिलिट्री जनरल था। उसने क्या हुआ कि यूरोप के अंदर मचा दी गदर। कैसे गदर मचाई कि ये जो है, ये तो फ्रांस था ओरिजिनल। इस फ्रांस के बाद उसने इन सभी देशों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। इनको नेपोलियनिक वॉर कहा जाता है। नेपोलियनिक वॉर्स में क्या हुआ कि इनको अपने, इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया। बेल्जियम है, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, डिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया कुछ। यहाँ पे अलाइड स्टेट्स, प्रूशिया वगैरह कंट्रोल में आ गए। ये वाला क्षेत्र जो है इसके कंट्रोल में आ गया। इटली का बहुत सारा क्षेत्र इसके कंट्रोल में आ गया। स्पेन को इसने हरा दिया। और इसके खिलाफ कौन लड़ रहा था? ब्रिटिश लड़ रहा था। पुर्तगाल जो है वो इसके खिलाफ था। तो ये सब पुर्तगाल और ये सब साथ में लड़के इसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये यूरोप के अंदर नेपोलियनिक वॉर के दौर में हो रहा था और नेपोलियन बहुत ताकतवर तरीके से इनको हरा रहा था बहुत सारी लड़ाइयों में। तो 1804 से लेके 1815 के बीच में ये नेपोलियनिक वॉर हुए हैं। फाइनली नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हारा। उसके बाद यूरोप की अंदर स्थिति वापस शांत हुई और पहले से जो चीजें चल रही थी वैसा वापस हो पाया। तो इस दौरान नेपोलियन ने क्या किया था उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन नेपोलियन का पूरा फोकस यूरोप के ऊपर था। और उस दौरान उसकी जो यहाँ पे कॉलोनीज थी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, लुजियाना जो था वो, उसको तो इसने अमेरिका में भेज दिया, जो कि नया देश बना था उस समय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भेज दिया लुजियाना। और इसकी एक कॉलोनीज और हुआ करती थी कैरिबियन में, कैरिबियन आइलैंड्स में हैती नाम की कॉलोनी थी। यहाँ पे ब्लैक स्लेव्स रहते थे और ये इनकी यहाँ पे शुगर कॉलोनी कहा जाता था, फ्रेंच शुगर कॉलोनी ऑफ सेंट
डोमिनियन गू कहा जाता था। ये कॉलोनी जो है यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको हैतियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस हैतियन रिवॉल्यूशन में हैती वाले जो स्टेट है इसने फ्रांस से आज़ादी हासिल करी, तो ये एक और रिवॉल्यूशन हुआ। और नेपोलियन का पूरा फोकस यूरोप के ऊपर था और यूरोप में वो यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ रहा था और इसकी वजह से यूरोप के जो ताकतवर देश थे जो दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करके बैठे थे वो कमजोर हो रहे थे। तो वो कमजोर होते होते क्या होता है कि एक लड़ाई होती है इबेरियन पेनिनसुला में। इबेरियन पेनिनसुला यही है, ये जो आपका स्पेन और पुर्तगाल वाला जो क्षेत्र है ये इबेरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ये 1808 और 1809 के बीच में होती है। इस लड़ाई में नेपोलियन ने स्पेन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। स्पेन को अपने कंट्रोल में करके उसके राजा को, चार्ल्स फोर्थ जो है स्पेनिश मोनार्क, उसको तो वो डिस्पोज कर देता है और उसको हटा देता है। उसके बाद जो है फर्डिनेंड फोर्थ कहा जाता है इसको, चार्ल्स फर्डिनेंड फोर्थ, इसकी बात आगे भी आएगी। इसको हटा के अपने भाई जोसेफ फर्स्ट ऑफ स्पेन इसको कहा जाता है, या जोसेफ बोनापार्टे को यहाँ पे मोनार्क डिक्लेयर कर देता है। तो 1808 में जिस स्पेन की कॉलोनीज अमेरिका तक फैली हुई थी उस स्पेन की खुद की जमीन उसके हाथ से चली गई, उसका खुद का देश उसके हाथ से चला गया। ये चीज हुई। तो अगर यहां से ओरिजिनल जमीन जहां से स्पेन गवर्न करता है, रूल करता है अपनी कॉलोनीज को, वही नहीं रहा, तो यहाँ पे जो कॉलोनीज होंगी वहां पे तो चैलेंज मिलेगा ही ना स्पेनिश अथॉरिटीज को। वो कहेंगे कि स्पेन कहाँ है, किसकी अथॉरिटी के ऊपर आप यहाँ पे रूल कर रहे हो, जब वो तो है ही नहीं। तो लेजिटिमेसी का एक क्राइसिस हो गया स्पेन के साथ। और स्पेन में बहुत बड़े, न्यू स्पेन में जो कॉलोनीज थी, न्यू स्पेन क्या है, स्पेन की कॉलोनी, और स्पेन क्या है, स्पेन की जो खुद की मेन लैंड है जो यूरोप में है। जो मेन लैंड है उसको किसने कैप्चर कर लिया है, नेपोलियन बोनापार्टे ने। और न्यू स्पेन कौन सा है, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जहां जहां कॉलोनी है, उन कॉलोनीज में अब क्या होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस होंगी। और वो पॉलिटिकल क्राइसिस इस स्तर के होंगे कि कहेंगे कि आप कौन, स्पेन का राजा तक नहीं रहा तो अब आप यहाँ पे किसके कहने पे राज कर रहे हो, किसकी लेजिटिमेसी पे काम कर रहे हो, किसके रिप्रेजेंटेटिव हो, ये चीजें तो होंगी, चैलेंज तो होगा ही। तो अब मैक्सिको सिटी और मैक्सिको जो क्षेत्र है वहां पे एक सिटी काउंसिल हुई। उस सिटी काउंसिल ने यह तय किया कि अमेरिकी बोर्न स्पेनार्ड जो हैं, जो स्पेनिश ओरिजिन के लोग जो हैं, ये एक सेल्फ ऑटोनॉमी क्रिएट करेंगे न्यू स्पेन में। और अब यहाँ पे नई नई वॉइस रॉयल्टीज जो है उनको एस्टेब्लिश किया गया। स्पेन में बना दी गई, साउथ अमेरिका में बना दी गई, पेरू वाले क्षेत्र में अलग बना दी गई, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में अलग बना दी गई, कई वॉइस रॉयल्टीज बनाई गई और कहा कि आप जो है अब स्पेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजा फर्डिनेंड के नाम पे ही हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। जब तक यूरोप के अंदर स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक हम अपने हिसाब से इस न्यू स्पेन को कंट्रोल करेंगे। और उस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये प्रपोजल रख रहे थे कि स्पेन को, ये जो क्षेत्र है इनको आज़ाद हो जाना चाहिए और हमें अपने अपने किंगडम स्टैब्लिश करने चाहिए। कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो एक प्रपोजल ये था कि हम ऑटोनोमस हो जाते हैं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लेते हैं न्यू स्पेन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्पेनिश एम्पायर से पूरी तरह से ब्रेक ही कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो राजा के बहुत करीबी रहे थे और स्पेनिश जो मोनार्की थे उसके काफी क्लोज थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, राजा फर्डिनेंड के नाम पे ही सिर्फ राजा और यहाँ पे तुम रूल करो, और जब राजा फर्डिनेंड वापस इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, नेपोलियन जब लड़ाई में हार जाएगा, जब कभी भी, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये सब चीजें चल रही थी। उस दौर में मैक्सिको का जो वाइसरॉय था वो था इटूरी गैरेरी। इटूरी गैरेरी जो था, सॉरी सही से नाम नहीं ले पा रहा हूँ ना मैं, इटूरी गैरेरे ये व्यक्ति था। और इस वाइसरॉय ने क्या सोचा कि दोनों फंक्शंस के बीच में, फ्रैक्शंस के बीच में थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, लेकिन उसके कॉम्प्रोमाइज फेल्ड कर गए और इवन इसके खिलाफ एक कू हो गया। कू कर दिया किसने, विरोधियों ने, जो स्पेनिश अथॉरिटी के विरोधी थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक कू कर दिया और इसको 15 सितंबर 1808 को हाउस अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। पहले हाउस, इसके जो वाइसरॉय पैलेस है उसके ऊपर अटैक किया रात को और उसके बाद इसको जेल में डाल दिया और इसके जो भी सहयोगी थे उनको भी कर दिया। अब क्या हुआ कि इन जो रिबेल्स थे उन्होंने पेड्रो डी गैरीबे को नया वाइसरॉय नियुक्त कर दिया। हालांकि ये व्यक्ति जो था ये राजा के द्वारा अपॉइंटेड नहीं था। तो जो क्रियोलेसेस थे, क्रियोलेस जो स्पेनिश
लॉयल थे उन्होंने इसको इनलेजिटिमेट कह दिया कि ये तो है, इसको हम वाइस रॉय नहीं मानेंगे क्योंकि ये राजा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्राउन ने इसको अपॉइंट नहीं किया है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में एक रेडिकल वो हो गया कि दोनों लड़ने लग गए आपस में कि इसको माना जाए कि नहीं माना जाए और पुराने वाइस रॉय को जेल में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो लड़ाई की स्थिति स्थापित हो गई यहाँ पे बेसिकली। दूसरी तरफ फ्रांस का जो अंदर लड़ाई चल रही थी, फ्रांस का जो उस समय कंट्रोल बोनापार्टे के हाथ में था और उसका भाई जोसेफ फर्स्ट ऑफ स्पेन जिसको कहा जाता है, या जोसेफ बोनापार्ट जिसको कह दिया जाए। तो जोसेफ बोनापार्ट जो है उसने सोचा कि अब स्पेन तो मेरा है, अब स्पेन की कॉलोनी है वो भी मेरी है। तो उसने क्या किया कि स्पेनिश अमेरिका के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने भी वॉइस रॉय थे, उनको निमंत्रण भेजा कि आओ बैठ के बात करते हैं कि अब हमें आगे कैसे सरकार चलानी है। लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि जोसेफ की अथॉरिटी को ये लोग तो नहीं मानते थे, वो तो फर्डिनेंड की अथॉरिटी को मानते थे। भले ही फर्डिनेंड हार गया हो और स्पेन इनके हाथ से चला गया हो, लेकिन वो जोसेफ की बात तो नहीं मानेंगे। तो स्पेन यहाँ पे जो मेन स्पेन है वो कुछ नहीं कर पा रहा था, सब कुछ अमेरिकी महाद्वीप के अंदर चल रहा था। और वहाँ पे जो इनकी कॉलोनीज थी उनके अंदर रहने वाले जो वॉइस रॉय थे और उनकी जो सत्ता चलाने वाले लोग थे वही डिसाइड कर रहे थे, और उनके खिलाफ जो लोग थे वो इनसे अपनी डिमांड अब करेंगे। जो मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके फादर के रूप में किसे जाना जाता है, एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, क्रियोलो मतलब स्पेनिश डिसेंडेंट के थे ये कैथोलिक प्रीस्ट। ये एक छोटी सी जगह से आते थे, डोलोरेस से आने वाले इस पादरी का नाम था मिगुएल हिडाल्गो वाई कोस्टिला। तो हिडाल्गो के नाम से ही हम इसको बोलेंगे। तो हिडाल्गो को फादर ऑफ मैक्सिकन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो अपराइजिंग के जो आइडियाज थे उनको काफी प्रमोट किया, सभी लोगों में किया, जो भी अमेरिकन ओरिजिन के थे, चाहे वो स्पेनिश ओरिजिन के थे, चाहे वो अमेरिकी और स्पेनिश दोनों के डिसेंडेंट थे, उनके साथ ये आइडियाज शेयर किए कि अब हमें अपनी खुद की ऑटोनॉमी हासिल करनी चाहिए, और जो स्पेनिश लैंड ओनर्स जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उस एक्सप्लॉयटेशन से हमें आज़ादी चाहिए और हमें हमारे बराबरी के अधिकार चाहिए। तो इसीलिए ये जो है क्रांति आगे चली, और इसी व्यक्ति ने जो क्रांति स्टार्ट करी थी 16 सितंबर 1810 को, उसी को माना जाता है कि मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो पहला दिन था, वो शुरुआत थी। तो 16 सितंबर की वो दिन, तो ये व्यक्ति था हिडाल्गो जिसने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और इसी दिन को मैक्सिको अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। अब क्या है, हिडाल्गो और उसके जो साथ के इंटेलेक्चुअल जो एजुकेटेड क्रियोलोस थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था और सीक्रेट डिस्कशंस होते थे, ग्रुप्स डिस्कशन होते थे, और वो चाहते थे कि कैसे हम अपने अधिकारों को हासिल करें और कैसे हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, अपनी आज़ादी को हासिल करना है। ये सब चीज़ें सीक्रेट डिस्कशंस में चलती थी और वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, मीटिंग्स करना चाहते थे, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि ये तो कॉन्स्पिरेटर्स हुए ना, ये तो साम्राज्य से अलग होना चाहते थे, तो ये कॉन्स्पिरेटर्स हो गए या रिवॉल्यूशनरीज हो गए। इनको एक सपोर्टर ने, जो स्पेनिश साम्राज्य का सपोर्टर था, उसने धोखा दे दिया और इस मीटिंग में जाके उसने बातें जो है आगे चल के वॉइस रॉय और उनकी अथॉरिटी जो है उसको लीक कर दी। ये बात जब पता चली कोस्टिला को, हिडाल्गो को, तो उसने तुरंत ही जो है ये 15 सितंबर की रात को ही ये डिक्लेयर कर दिया कि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वॉर की शुरुआत यहीं से हो जाती है, नया स्टार्ट होता है। सबसे पहले गंजन गुअर्टो वाला जो जगह है जहाँ पे एक बड़ा मेजर कॉलोनियल माइनिंग सेंटर था स्पेनिश के द्वारा चलाए जाने वाला, उसके ऊपर इन्होंने मार्च कर दिया 16 सितंबर को, और यहाँ से जो है मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। ये वो दिन था, और इसी दिन को बाद में क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर कर दिया। आज भी मैक्सिको इसी दिन अपना वो डिक्लेयर करता है, मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे इसी दिन होता है। उसके बाद कई सारी लड़ाइयाँ हुई। शुरुआत में जब इन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया था, ये मार्च किया था, गोंजन जुआटो वाली जो जगह है इसको अपने कंट्रोल में लिया था, तो यहाँ पे जो सिटीजन्स थे और जो भी लॉयल थे, जो भी अथॉरिटी के लोग थे, उन्होंने अपने आप को वेयर हाउसेस में बंद कर लिया। इन वेयर हाउसेस को भी रेबेल आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया, कब्जे में कर लिया, और उसके बाद इसको कई जगह आगजनी हुई, कई लोगों को मारा, कई लोग जो है यहाँ से भाग गए। बैटल ऑफ मोंटेडी
लास क्रूज हुआ, उसमें इन लोगों ने अपनी जीत हासिल करी, जो कि 30 अक्टूबर को हुआ था। तो कई जगह यहाँ पे जो हिडाल्गो की आर्मी है, जो कि पूरी तरह से ट्रेंड आर्मी तो नहीं थी लेकिन संख्या में काफी थी, और उन हजारों की संख्या की आर्मी ने शुरुआत में स्पेनिश आर्मी को पछाड़ा। वो शुरुआत में ही ऐसा हो पाया, लेकिन बाद में 1815 के दौर में चीजें बदल गई, और वो क्या होती है उनकी हम बात करेंगे। तो ये व्यक्ति डोलोरोस से आता था। डोलोरोस से इसने कई सारे स्टार्ट करे थे कैंपेन्स, और कई जगहों पे जाके इसको अजीत हासिल हुई। फाइनली चिचू हुआ वाली जो जगह है, यहाँ पे इसको कैप्चर भी कर लिया था स्पेनिश आर्मी ने, उसकी हम बात करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद आगे चल के फाइनली रिबेल आर्मी मैक्सिको सिटी तक पहुंचती है, लेकिन मैक्सिको सिटी में स्पेनिश आर्मी जो है उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है। मैक्सिको के अंदर स्पेनिश आर्मी ज़्यादा संख्या में होती है और ज़्यादा वेल इक्विप्ड होती है, तैयार भी होती है। तो ये लोग जो है मैक्सिको सिटी को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। रिबेल सर्वाइवल जो है वो गाँवों और उस क्षेत्रों को अपने धीरे धीरे कंट्रोल में लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये हो नहीं पाता है। जनवरी 1811 तक आते आते स्पेनिश फोर्स, जो कि ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, ज़्यादा ताकतवर थी, उन्होंने बैटल ऑफ ब्रिज कैल्डेरोन के ऊपर इन इंसर्जेंट आर्मी को हरा दिया। इस आर्मी को बुरी तरह से हराया गया, और हराने के बाद इवन हिडाल्गो को भी कैप्चर कर लिया, उसके साथ के सोल्जर्स को भी कैप्चर कर लिया, और हिडाल्गो को कोर्ट में ट्रायल फेस करना पड़ा, और उसको ट्रीजन का यानी कि देशद्रोह का आरोपी घोषित किया गया, और उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने एग्जीक्यूट किया गया, गोली मार के उसको मारा गया चिचुहुआ में। और 31 जुलाई 1811 के दिन ये सब हुआ था। उसके अतिरिक्त उसकी बॉडी को भी म्यूटिलेटेड कर दिया गया, और उसके हेड को काट के, सर को काट के गुंजन जुआटो, जहां से ये शुरू हुआ था रिबेलियन, जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, जहां से वॉर शुरू हुआ था, वहां पे टांग दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया, इस तरह से कि रिबेल्स को ये वार्निंग थी कि अगर किसी ने अब और रिबेल किए और ज़्यादा आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्पेनिश आर्मी के खिलाफ, तो उनका क्या हश्र होगा। ये चीज़ें हुई, लेकिन इससे चीज़ें बदली नहीं। आगे चल के एक और प्रिस्ट जिनका नाम था जोश मारिया मोरेलोस, इनको ये कमान सौंपी गई कि अब आप फिडाल्गो की जगह लीजिए और रिवोल्यूशनरी आर्मी को लीड कीजिए। इन्होंने भी आर्मी को लीड किया और कई सिटीज को अपने कंट्रोल में लिया। ओक्साका, एकापुलो को, इन जगहों को अपने कंट्रोल में लिया, जो कि मैक्सिको में ही है। और 1813 में इन्होंने सोलोमन एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये डिक्लेयर किया। ये एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसमें इन्होंने अपनी आज़ादी घोषित कर दी कि अब हम आज़ाद हैं। और इनका एक जो ग्रुप था उसने ये 6 नवंबर 1813 को किया, कि बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हम अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1776 में ही अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, भले ही उनको आज़ादी 1883 तक मिली है, तब तक उनकी लड़ाई चलती रही है, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। अब उसके बाद 1815 में सीज ऑफ कोउतला जो जगह है वहां पे सीज हुआ, एक लड़ाई हुई जिसमें स्पेनिश आर्मी ने इनको सीज कर लिया, रिबेल फोर्सेस को, और यहाँ पे मोरेलोस को भी कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया ट्रीजन के नाम पे, कि इन्होंने भी देशद्रोह किया है, इनको भी मार दिया गया, इनको भी गोलियों से मार दिया गया। अब दूसरी तरफ स्पेन में, उस तरफ तो जो चल रहा था स्पेनिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ही यूरोप में क्या चल रहा था, वो नेपोलियनिक वॉर के दौरान 1815 में नेपोलियन हार गया। और इधर जो है स्पेन की आर्मी जो है वो ताकतवर होगी आगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये जो मैक्सिकन रिबेल ग्रुप है ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाते हैं, और इसमें 2 सेनापति होते हैं बड़े। एक तो होता है विक्टोरिया, गुडालुपे विक्टोरिया, और एक होता है विंस्टन गुरेरो। ये गुरेरो और ये दोनों जो हैं ये सेना की इन कमानों को संभालते हैं, उनको काफ़ी फॉलो करते हैं लोग, इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। तो इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है जो वाइस रॉय ऑफ न्यू स्पेन, जिसका नाम होता है जुआन जी अपाल्डको, इसने एक मुहिम चलाई कि चलो अब फाइनल समाप्त कर देते हैं, कुछ ग्रुप बचे हैं इनको मार के ख़त्म करके, और मैक्सिको को स्पेन के ही कंट्रोल में हमें रखना है। तो दिसंबर 1820 में ये चीज़ हुई, और ये जो फाइनल एक्सपीडिशन है, ये कैंपेन है, ये किसको सौंपा गया, अगोस्टिन डी इतुरबाइड को। ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान नहीं रखिएगा कि इसको भेजा गया कि गुरेरो की आर्मी को के लिए भेजना।
ये इतुर्बाइड जो है इसने आगे चल के राजनीति भी करी और इसने एक अलग पॉलिसी सोच रखी थी कि कैसे इसको मैक्सिको को आज़ाद कराना है कि नहीं कराना है तो इसे अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, ये सब इसको पता था। स्पेन के कंट्रोल में नहीं करना चाहता था, ये अपने कंट्रोल में करना चाहता था और उसके लिए इसने कई प्लान किए। इसी दौरान नेपोलियन जो है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, जो 7th कोलिशन होती है यूके, प्रूशिया, नीदरलैंड्स और इन देशों की, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन के हारने के बाद ही क्या होता है कि जो प्री नेपोलियनिक वॉर के पहले की जो डायनेस्टीज थी, चाहे वो स्पेन में हो, चाहे वो पुर्तगाल में हो, चाहे वो प्रूशिया में हो, चाहे वो बेल्जियम में हो, उन सभी को धीरे धीरे करके रीइंस्टॉल कर दिया गया। इवन फ्रांस के अंदर भी उसी लुई की जो जनरेशन थी उसको रीइंस्टॉल कर दिया गया। तो यहाँ पे नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में स्थिति थोड़ी बदलती है, सुधरती है इनके हिसाब से, जो स्पेन के एंगल से देखा जाए तो अब जो है वापस राजा बनता है किंग फर्डिनेंड 7th, ये वापस राजा बनता है 1813 में। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको हटा दिया था ना 1808 में, इसके बाद ये 1813 में वापस बनता है, 1818 तक लगभग ये रहता है। ये राजा बनता है, इसी दौरान मैक्सिको में वॉर चल रहा है, इत्रुबाइड का कैंपेन चल रहा है। उस दौरान यहाँ पे स्पेन में क्या चल रहा है कि राजा तो वापस आ गया किंग फर्डिनेंड, लेकिन यहाँ पे जो लीडर हैं, यहाँ पे जो स्पेन के जो लॉयल लोग हैं, जो शाही लोग हैं, वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक को प्लान किया, राजा को हटाना चाहते थे कि ये वो राजा है जो कि नेपोलियन के सामने हार गया था, और कई सारे और इश्यूज भी थे जो इसके खिलाफ थे। उन लोगों ने इसको मजबूर किया कि एक लिबरल स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई जाए। अब वो चीज़ नहीं चलेगी कि एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है पूरे देश में, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो किंग फर्डिनेंड 7 ने एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने का जो नतीजा है वो क्या हुआ कि इत्रुबाइड को इसमें दो चीज़ें दिखी। एक तो उसको लगा कि देखिए इससे क्या होगा कि लिबरलाइजेशन हुआ तो न्यू स्पेन जो है, मतलब ये मैक्सिको और जो स्पेन की कॉलोनीज हैं अमेरिकी महाद्वीप में, इनको ऑटोनॉमी मिल सकती है और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन क्षेत्रों को खुद ही रूल कर लें, राजा की ना सुने। और दूसरी बात जो है, यहाँ के जो लोग हैं उनको भी शांत किया जा सकता है, क्योंकि उनको लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया तो उनको पावर मिल जाएगी, उनको थोड़ा उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो उसने इसको इस तरह से देखा। लेकिन जो रिबेलियंस थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उसने इसको इस तरह से देखा कि अब जो है हम इसको जो टेम्पररली लिबरल रिजिम है इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पे अभी भी स्पेन जो है वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि हमें कंट्रोल में करे, तो हमें जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें अपनी आज़ादी हासिल करनी है। अब शुरुआत में कुछ क्लैशेस हुए गुरेरो के बीच में और इत्रुबाइड की आर्मी के बीच में, लेकिन उसके बाद इत्रुबाइड ने एक यहाँ पे खेल कर दिया। उसने कहा कि एक काम करो, रिबेल लीडर्स को बुलाया और कहा कि चलिए अब हम एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ऊपर बातचीत करते हैं और हम कुछ समझौते पे पहुंचते हैं, कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और नतीजा ये हुआ कि एक समझौता साइन हुआ, एक प्लान बनाया गया जिसको बोलते हैं 3 प्रिंसिपल गारंटीज, या जिसको द प्लान ऑफ इगुला कहा जाता है। द प्लान ऑफ इगुआला क्या था, इसमें 3 गारंटी दी गई थी। इसमें ये कहा गया, ये इसने इत्रुगाइड ने ही बनाई था। इत्रुगाइड ने कहा कि सबसे पहले तो मैक्सिको जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये रोमन कैथोलिक रिलीजन के आधार पे उनका पार्ट बना रहेगा। रोमन कैथोलिक रिलीजन जो है वो इस मैक्सिको किंगडम का मेन रिलीजन होगा। उसके बाद जो है यहाँ के जो लोग होंगे उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो मैक्सिकन हो चाहे वो यूरोपियन हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। कोई यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आपके बीच में नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये जो नया किंगडम बनेगा मैक्सिको का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, लेकिन ये बनेगा किसके अंदर, किंग फर्डिनेंड 7 के अंदर। ये इसने बोल दिया कि राजा जो है, सुप्रीम लीडर जो ऊपर है, वो तो किंग फर्डिनेंड ही रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आपको पता है कि राजा को भी कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, ये संविधान कौन बनाएगा, तीसरी शर्त ये थी, तीसरी गारंटी की एक इंतरिम जुंटा बनेगा। जुंटा बेसिकली स्पेन में वो पार्ट होता था जो एग्जीक्यूटिव होते थे, जो कि संविधान वगैरह और बनाना और मंत्रियों का जो पद संभालते थे वो लोग थे। वो लोग एक अंतरिम जुंटा बनाएंगे हम, और वो रेगुलेशंस बनाएंगे, इलेक्शंस, डिप्यूटीज और कांग्रेस बनाएंगे,
उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के देंगे आपको, ये सब चीज़ें थी। तो ये प्लान जो था ये इस तरह से बनाया गया था कि सब लोग जो हैं इससे खुश हो जाएं, चाहे वो पैट्रियोटिक हों चाहे वो लॉयलिस्ट हों, दोनों के लिए ये खुश करने के लिए प्लान बनाया गया था और ये प्लान जो है वो काम भी कर गया। ये प्लान इनिशियली अच्छे से काम कर गया और उसके बाद मेक्सिको की आज़ादी घोषित करी गई। 24 अगस्त 1821 को स्पेनिश क्राउन और इत्रुबाइड ने एक ट्रीटी साइन की जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ कॉर्डोबा। ट्रीटी ऑफ कॉर्डोबा में यह है हुआ कि मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी गई अंडर द प्लान ऑफ इगुलुआ। इगुलुआ प्लान क्या था कि किसकी अंडर रहेगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी किंग फर्डिनेंड के अंदर। तो ये उसके अंडर में ही ये बात मानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना के एक किंगडम ऑफ मैक्सिको हम बना देते हैं। ये चीजें 24 अगस्त 1821 को हो गई। तो ये चीजें हैं। अब इत्रुबाइड जो है उसने रिबेल फोर्स को भी अपने साथ मिला लिया और उसने सब लोगों को खुश कर लिया और अब ये चीजें जो है इत्रुबाइड को लोग पसंद करने लग गए और अब नया क्रिएशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिकन एम्पायर बनता है। 27 सितंबर 1821 को क्या होता है कि ये दो आर्मी ऑफ 3 गारंटीज वाली आर्मी है, इत्रुबाइड की जो आर्मी है बेसिकली ये मैक्सिको सिटी में आती है और कहती है कि मैक्सिको एम्पायर जो है वो अब आज़ाद हो गया है और अब जो है क्योंकि यहाँ पे जो राजा है उसको बनाया जाना चाहिए, तो राजा कौन बनेगा? इत्रुबाइड को राजा बना दो, नया किंग उसको बना दो। हालांकि डिसाइड किसका हुआ था कि मैक्सिकन मोनार्की बनेगी उसी के नाम पे, फर्डिनेंड के नाम पे, और फर्डिनेंड का कोई रिश्तेदार या उसकी कोई रॉयल हाउस का व्यक्ति जो है वो यहाँ का राजा बन जाएगा। ये चीजें हुई थी। लेकिन अगर जो जुंटा है वो ये तय नहीं कर पाया कि मैक्सिको का राजा कौन बनेगा, तो यहां से भी किसी को बनाया जा सकता है। और जुंटा में काम करने वाले जो सरकारी ऑफिसर्स थे वो ज्यादातर जो है वो इत्रुबाइड के समर्थक थे, इत्रुबाइड के खास व्यक्ति थे वो। तो इत्रुबाइड ने सरकार के अंदर ही इस तरह से मुहिम चला ली कि इत्रुबाइड जो है वो मैक्सिको का एक राजा बन सके और वो राजा बनेगा तो उसके बाद वो स्पेनिश हुकूमत की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ये बात तो आप समझ सकते हैं कि नहीं भी माने, जरूरी नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ के लोगों ने और उस सरकार के लोगों ने, जो उसके लोग थे और सेना के लोगों ने, जो आर्मी ऑफ जो 3 गारंटीज थी, उन्होंने मिल के क्या है इत्रुबाइड को कहा कि तुम राजा बन जाओ, कमांडर इन चीफ का पद संभालो। और उसके बाद ये एक तरह से कमांडर इन चीफ बना और यहाँ पे अपने आप को राजा ही उसने घोषित कर दिया। उसने आते ही क्या करा कि 31 अक्टूबर 1822 को उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और जो कांग्रेस थी और जो जुंटा था उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया और हटा दिया। अब वो यहाँ का एक तरह से सोवरेन राजा बन गया था। ये सब चीजें हुई। ये सब चीजें जब स्पेन को पता चलेंगी तो स्पेन जो है वो इससे नाखुश होगा। स्पेन ने क्या किया कि वापस इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। उसने एक बार के लिए मान लिया था ना कि मैक्सिको अलग हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है जैसे वेरा क्रूज वाला जो क्षेत्र है वो अभी भी मैक्सिको का वो हिस्सा था जो अभी भी कंट्रोल में था स्पेन के, और अभी भी अमेरिकन महाद्वीप के अंदर स्पेन का दबदबा था, स्पेन की कॉलोनीज थी। तो स्पेन ने सोचा कि फिर से हम मैक्सिको के अपने कंट्रोल में लेंगे। इत्रुबाइड की जो हुकूमत है उसको हटाना चाहते थे वो। तो 1829 में बैटल ऑफ टेम्पिको हुआ। बैटल ऑफ टेम्पिको में क्या होता है कि स्पेनिश आर्मी और यहाँ पे इत्रुबाइड की आर्मी, मतलब मैक्सिकन आर्मी जो है वो आपस में लड़ते हैं, जिसमें स्पेनिश आर्मी जो है वो बुरी तरह से हार जाती है और उनको सरेंडर करना पड़ता है। अब फाइनली जो है एक और ट्रीटी होती है 28 दिसंबर 1836 को, सेंटा मारिया कैलाटरारा ट्रीटी। इसमें पूरी तरीके से स्पेन जो है वो पूरी तरह से मैक्सिको को एक सोवरेन कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज कर देता है और कहता है कि मैक्सिको अब हमारी कॉलोनी नहीं रहा और ये अब हमसे आज़ाद हो गया है। तो ये ट्रीटी होती है, ये मैड्रिड में साइन होती है। इसमें मैक्सिकन कमिश्नर मिगुएल सेंट्रा मारिया और दूसरी तरफ स्पेनिश स्टेट कमिश्नर जोस मारिया शामिल होते हैं, इन्होंने साइन करी होती है। और मैक्सिको जो है वो पहली कॉलोनी होती है, पहली फॉर्मल कॉलोनी होती है जो कि स्पेन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है अमेरिकी महाद्वीप के अंदर कि हम इसको आज़ाद घोषित करते हैं। दूसरे नंबर पर इक्वाडोर होती है जो 1840 में उसको आज़ादी और उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस तरह से क्या होती है चीज़ें कि जो स्पेन इतना बड़ा था और ये वाइस रॉयलिटी ऑफ न्यू स्पेन जो थी यहाँ पे, जो मैक्सिको सिटी के और मैक्सिको में थी,
इसको आज़ाद होने में समय लगा और ये चीज़ें होती हैं कि 1800 से लेके जब 1800 में आप लैटिन अमेरिका का मैप देखते हैं, लैटिन अमेरिका मतलब ये आपको नॉर्थ अमेरिका में आप ब्राज़ील को इसको गिन लीजिए, मेक्सिको को, और बाकी जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का पूरा, ये जमाइका मतलब सेंट्रल अमेरिका भी इसमें आ गया। नॉर्थ अमेरिका का मान लीजिए आप सिर्फ मेक्सिको, उसके अलावा जो बाकी नीचे वाला जो सारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका का और सेंट्रल अमेरिका सारा इसमें आ जाता है। तो फिर 1830 आते आते मेक्सिको आज़ाद हो चुका था। हालांकि आज़ादी को एक तरह से रेटिफाई इन्होंने 1836 में किया था, लेकिन 1822 में ही 1821 में ही आज़ाद हो चुका था मेक्सिको। और वो आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह से चीज़ें हुई और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि और भी जो स्पेनिश कॉलोनीज थी उन्होंने भी अपनी आज़ादी की तरफ मुहिम बढ़ाई। हालांकि शुरुआत में मेक्सिको को थोड़ा सस्टेन करने में समय लगा, क्योंकि पहले इकोनॉमी जो है वो स्पेन कंट्रोल करता था, स्पेन के तरीके से चलती थी, लेकिन बाद में थोड़ा समय लगा मेक्सिको को अपने ट्रैक पे आने में, लेकिन बाद में आ गया और आज़ादी इन्होंने हासिल कर ली। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड कीजिएगा, जिनमें आपको वीडियोज़ की PDF, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं जो बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप इन वीडियोज़ की PDF और इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो हैं वो भी साथ में ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपना आकलन कर सकें और घर बैठे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। और आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स के पे होंगे ऑब्वियसली, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तो इन पे भी सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।